हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडू एरिया पे। आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियों से ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको गंगा नदी तंत्र तथा सिंधु नदी तंत्र के बारे में कवर करवा दिया था। पहले मैं आज आपको मैप की सहायता से समझाऊंगी, फिर हम लोग इसकी थ्योरी को देखेंगे और आज की इस वीडियो को हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत रीजन से होता है। वो भारत के बाहर तिब्बत जो चीन में है, चीन में तिब्बत रीजन से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तिब्बत रीजन में एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है जिसका नाम मानसरोवर झील है, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी में है। और तिब्बत रीजन में इसी झील के निकट से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है दोस्तों, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का ऑरिजिन होता है। दोस्तों, यहाँ से दो और नदियों का ऑरिजिन होता है, एक है सिंधु और दूसरा है सतलज। दोस्तों, मानसरोवर झील जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध झील है कैलाश पर्वत श्रेणी में, तिब्बत रीजन में, जहाँ से तीन नदियों का ऑरिजिन होता है। एक सिंधु नदी है, दूसरा सतलज नदी है और तीसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, यानी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से मानसरोवर झील के निकट से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और बाकी दो नदियां जो है सिंधु नदी और सतलज नदी, वो जो है दोस्तों वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, ये तीनों नदियां जो है सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तीनों पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। अब पूर्ववर्ती नदियां क्या होती है, तो आइए जान लेते हैं। पूर्ववर्ती नदियां ऐसी नदियां होती हैं जो हिमालय के उत्थान या हिमालय के निर्माण से पहले से प्रवाहित होती है, यानी जब हिमालय बन रहा होता है उससे पहले से ये बहती है और ये हिमालय को काटकर अपना रास्ता स्वयं बनाती है। जैसे मान लीजिए किसी हिमालय का निर्माण हो रहा है तो ये नदियां उसको काटती हुई अपना रास्ता स्वयं बनाएंगी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो विशेष तौर पर आपको इन तीनों नदियों के नाम याद रखने होंगे दोस्तों, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां जो है दोस्तों वो ब्रह्मपुत्र नदी ये तीनों नदियां जो है दोस्तों वो पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है और हम लोगों को इन तीनों नदियों के नाम याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो इसका उद्गम जो है दोस्तों वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। और अब ग्लेशियर क्या होता है दोस्तों, तो आइए हम लोग ग्लेशियर के बारे में भी जान ले। बर्फ की वो चट्टाने या बर्फ का वो टुकड़ा जो पिघलकर उसका पानी नदियों के रूप में आगे प्रवाहित होता है, तो उसी बर्फ के टुकड़ा को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, पिक्चर दिया हुआ है ग्लेशियर का। ग्लेशियर मीन्स बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टाने या बर्फ का बड़ा टुकड़ा जो कि जिस पिघलकर नदियों के रूप में आगे प्रवाहित होता है। और आइए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे आते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है दोस्तों वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और पूर्व की ओर तिब्बत रीजन में आगे बहती है और हिमालय के समांतर में बहती है दोस्तों। तिब्बत रीजन में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो ऐसे हमारा हिमालय है, मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय के समांतर में पूर्व की ओर पूरे तिब्बत रीजन में प्रवाहित होती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने तक। यानी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने तक ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और फिर अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे हमारे ये मध्य हिमालय के समांतर बहती हुई अचानक दक्षिण की ओर मुड़ती है और मध्य हिमालय में नामचा बड़वा पर्वत है उसके निकट ये पर्वत श्रेणी को काटती हुई अचानक दक्षिण की ओर यहाँ पे एक तीखा मोड़ बनाती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पे ये इस श्रेणी पर्वत श्रेणी को काटते हुए एक गॉर्ज का या महाखड्ड का निर्माण करती है, जिसे हम लोग दिहांग गॉर्ज के नाम से जानते हैं। और जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको यहाँ दिहांग नाम से ही जाना जाता है। यानी हिमालय को काटते हुए ये दिहांग गॉर्ज का निर्माण करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि इस नदी को तिब्बत रीजन में सांगपो या फिर यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत रीजन में इस नदी को सांगपो या फिर यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों शोधक। शोधक मतलब प्यूरिफायर। यानी तिब्बत में इसको सांगपो या यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है दिहांग गॉर्ज का निर्माण करते हुए तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। और फिर ये असम में प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश के पास, बाद यहाँ से ये असम में प्रवेश कर जाती है। और इसमें एक और नदी आकर मिलती है दोस्तों जिसे लोहित नदी कहते हैं। इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसे हम लोग लोहित नदी कहते हैं, जिसका ओरिजिन दोस्तों जयाल छू ग्लेशियर से होता है। तिब्बत रीजन अरुणाचल प्रदेश में जयाल छू ग्लेशियर है दोस्तों, जहां से इसका ओरिजिन होता है लोहित नदी का। लोहित नदी को दोस्तों हम लोग
खूनी नदी भी कहते हैं। खूनी नदी इसलिए कहते हैं कि इसके रास्ते में लाल मिट्टी होती है, जिसकी वजह से इसका पानी लाल हो जाता है, इसलिए इस नदी को हम लोग, लोहित नदी को हम लोग खूनी नदी कहते हैं। और इसका ओरिजिन जो है दोस्तों वो जयाल छू ग्लेशियर से होता है, अरुणाचल प्रदेश, और यह असम में आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी में अपना जल गिराती है असम में आकर। और फिर एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है दोस्तों, जिसका नाम दिबांग है। दिबांग नदी का ओरिजिन जो है वो मिसमी की पहाड़ियों से होता है। मिसमी की पहाड़ियों से निकलकर दिबांग नदी लोहित नदी में अपना जल गिराती है। दिबांग नदी जो है वो पहले लोहित नदी में अपना जल गिराती है, और लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा नदी में जाकर अपना जल गिराती है असम में, और यहाँ से इसका नाम ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाता है। यानी असम में जब लोहित नदी और दिबांग नदी अपना जल इसमें गिरा देती है तो दिहांग से इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, और वहां से हम लोग पूरे भारत में इसको ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ये दो महत्वपूर्ण नदियां जब इसमें अपना जल गिराती है तो दिबांग से इसका नाम ब्रह्मपुत्रा नदी असम में हो जाता है। सबसे पहले इसको तिब्बत रीजन में सांगपो या यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, और फिर असम में जब ये प्रवेश करती है और इसमें दो नदियां अपना जल गिराती है तो इसे हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे, आगे बढ़ते हैं और यहाँ आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं कि दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। अब द्वीप क्या होता है, तो आइए हम लोग द्वीप की परिभाषा जान लें। द्वीप ऐसे जमीन के टुकड़े होते हैं, ऐसा क्षेत्र होता है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, तो उसे द्वीप कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी में भी बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण द्वीप जो है वो है मांजुली द्वीप। यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण द्वीप जो है वो ये मांजुली द्वीप है। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का दर्जा मिला है, और असम की सरकार ने इसे जिला घोषित भी किया है। उसके बाद इस पे दो ब्रिज भी है दोस्तों, भूपेन हजारिया ब्रिज और बोगीबिल ब्रिज है। इस पे दो ब्रिज भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग आगे थ्योरी में डिस्कस करेंगे। एक ब्रिज लोहित नदी पे है और दूसरा ब्रिज जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में। इसमें इसकी सबसे पहली सहायक नदी जो है वो सुबनसिरी नदी है, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत रीजन से होता है। सुबनसिरी नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो तिब्बत रीजन से होता है, और ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद इसमें आकर मिलती है, और ये दाहिनी तरफ की सहायक नदी है। हम लोग बहुत बार एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र की दाहिनी तरफ की सहायक नदियों के बारे में लिखे या फिर बाएं तरफ की सहायक नदियों के बारे में लिखे। तो इसकी दाहिनी तरफ की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वो सुबनसिरी है, कामेंग है, सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, शंकोस है, तिस्ता है। ये सब ब्रह्मपुत्रा नदी की दाहिने तरफ की सहायक नदियां हैं। और बाईं तरफ की सहायक नदियों में बूढ़ी दिहांग है, लैसांग धनसिरी है, कपिली है। ये सब जो है दोस्तों ये सब इसकी बाईं तरफ की सहायक नदी है। उसके आगे आते हैं तो आगे इसकी बाईं तरफ की सहायक नदियों में बूढ़ी दिहांग नदी है, फिर आगे जो कि असम में बूढ़ी दिहांग आती है और असम में ही इसमें अपना जल गिराती है। उसके बाद फिर दाहिनी तरफ की सहायक नदियों में कामेंग नदी है, इसका उद्गम भी दोस्तों तिब्बत रीजन में होता है और ये असम में आकर अपना जल गिराती है। फिर मानस नदी है, मानस नदी जो है दोस्तों वो असम में है और असम में ये अपना जल गिराती है। मानस नदी के किनारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, जो कि असम में है, वो इसी नदी के किनारे है। मानस असम में हम लोगों ने देखा कि दो नेशनल पार्क है, एक मानस नेशनल पार्क जो कि मानस नदी के किनारे स्थित है, और दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और मानस नदी से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और फिर देखते हैं शंकोस नदी। शंकोस नदी का जो उद्गम है वो भूटान रीजन से होता है, और ये असम में आकर अपना जल ब्रह्मपुत्रा नदी में गिरा देती है। उसके बाद एक और नदी है दोस्तों जो दाईं तरफ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, वो है तिस्ता नदी। इसका उद्गम जो है वो सिक्किम रीजन से होता है, इसका रीजन सिक्किम रीजन से होता है दोस्तों, जेमू ग्लेशियर से। ऐसे इसमें चेलामू झील लिखा हुआ है, लेकिन कहीं देखिए जेमू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, और फिर आगे ये चेलामू झील का निर्माण करती है। यानी जेमू ग्लेशियर से जब इसका जल निकलता है तो एक झील में आकर जल गिरता है, वो चेलामू झील है, और फिर उस चेलामू झील से ये नदी आगे बढ़ती है, और ये नदी जो है वो बांग्लादेश के रंगपुर में जाकर जमुना नदी यानी ब्रह्मपुत्रा नदी में अपना जल गिराती है। इसके किनारे जो है वो जलपाईगुड़ी शहर बसा हुआ है। अब जमुना नदी में अपना जल प्रवाहित करती है, तो जमुना नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी का ही नाम है। जैसे हम लोग बांग्लादेश में पद्मा
गंगा नदी को बोलते हैं, बांग्लादेश में जाके गंगा नदी का नाम बदलकर पद्मा हो जाता है, उसी तरह ब्रह्मपुत्रा नदी का भी बांग्लादेश में जाकर नाम बदलकर जमुना हो जाता है। तो बांग्लादेश में एक रंगपुर नाम का जगह है, उस रंगपुर में जाके ये तीस्ता नदी अपना जल जमुना नदी यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी में गिराती है। फिर बांग्लादेश में ही इसमें पद्मा नदी आकर मिलती है। जब ये नदी आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्रा नदी, तो इसमें आगे बढ़ते हुए यहाँ पद्मा नदी आकर अपना जल गिराती है। और पद्मा का किसका नाम है दोस्तों? तो मैंने अभी बताया कि बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा है। तो इसमें जब पद्मा नदी आकर अपना जल बांग्लादेश में गिरा देती है पद्मा नदी, तो इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। इन दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना नदी। और ये मेघना नाम से आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में दोनों नदी संयुक्त रूप से अपना जल गिराती है, पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्रा, तो यहाँ दोस्तों विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, आइए मैं आपको बता दूं डेल्टा के बारे में। जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है, तो उस जगह को की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे नदी जब किसी समुद्र में या फिर बंगाल की खाड़ी में जहां पे भी अपना जल गिराने वाली होती है, मुहाने पर पहुंचती है, तो उस जगह की समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से नदियों की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है और ये छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में कुछ इस तरह बढ़ जाती है। यहाँ पे जैसे गंगा नदी और यमुना नदी यानी पद्मा और जमुना नदी आकर मिली और फिर यहाँ पे समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है, तो ये छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में कुछ इस तरह ऐसे जाकर अपना जल गिराती है और इसके जो अवसाद होते हैं उनको मुहानों पर जमा कर देती है, यानी यहाँ पर इन नदियों के अवसादों को जमा कर देती है। तो इस आकृति को जो है दोस्तों वो डेल्टा कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा के बारे में हम लोगों ने गंगा नदी वाले पार्ट में भी पढ़ा है, जिसमें मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने गंगा नदी वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है, सुंदरवन डेल्टा के बारे में, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों हम लोगों ने मैप के जरिए ये पूरे ब्रह्मपुत्रा नदी का ओरिजिन और मुहाना तक देख लिया है। अब आइए कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, यानी इसी चीज को हम लोग थ्योरी के रूप में भी देखते हैं, जिससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और थ्योरी भी कुछ पता चल जाएगा। और इन दो ब्रिजों के बारे में जो हमने यहाँ शॉर्ट में डिस्कस किया है वो डिटेल में हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर लेंगे और डिटेल में देख लेंगे। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम है वो हम लोगों ने देखा कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से तिब्बत में होता है, जो कि तिब्बत रीजन में है। और मुहाना जो है वो बांग्लादेश के पद्मा नदी में गिरती है, यानी इसका मुहाना जो है वो बांग्लादेश के पद्मा नदी में जाकर गिरती है, यानी गंगा नदी में जाकर मिलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र चीन, भारत और बांग्लादेश, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो चीन, भारत और बांग्लादेश, और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई जो है दोस्तों वो 2900 किलोमीटर है। विभिन्न स्थानों पर इसके अलग अलग नाम है जो हमने देख लिया है। तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो अथवा शोधक या फिर सांगपो के नाम से जानते हैं, यारलुंग सांगपो या फिर सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? शोधक। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जानते हैं, यानी जब ये पर्वत को काटकर महाखंड का निर्माण करती है तो उस महाखंड को दिहांग गॉर्ज के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से तब जानते हैं जब लोहित नदी और दिबांग नदी आकर इसमें अपना जल गिरा देती है। बांग्लादेश में इस नदी को हम लोग जमुना नाम से जानते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो हमने अभी मैप में देखा। दाई तरफ की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो सुबनसिरी नदी है, फिर कामेंग है, धनसिरी उत्तरी है, मानस है, भड़ेली है, तिस्ता है, जो कि इसकी दाहिने तरफ की सहायक नदियां हैं। इसके बाएं तरफ की सहायक नदियों में है बूढ़ी दिहांग, धनसिरी दक्षिणी दिहांग, लोहित, कपिका, जो कि इसकी बाईं तरफ की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बृहद हिमालय को काटकर एक गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गॉर्ज कहते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि मध्य हिमालय में नामचा बड़वा पर्वत के पास हिमालय को काटकर एक तीखा मोड़ बनाते हुए दक्षिण की ओर अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश कर जाती है तो एक गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे हम लोग दिहांग गॉर्ज कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कई सारी द्वीपों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली द्वीप है। हमने अभी मैप में डिस्कस किया कि ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच कई सारी द्वीपों का निर्माण होता है। द्वीप वैसे क्षेत्र को बोलते हैं जो चारों तरफ से पानियों से घिरा होता है, जिसमें सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वो मांजुली द्वीप है। अब मांजुली द्वीप के बारे में कुछ खासियत है, उसकी चावल की खेती, यानी मांजुली द्वीप जो है जब वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो वो बाढ़ प्रवाहित क्षेत्र है, और बाढ़ प्रवाहित क्षेत्र में जब अक्सर नदी अपना अवसाद बाढ़ के साथ आकर उस पर जमा कर देती है तो वहाँ चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। सबसे ज्यादा वहाँ पे चावल की खेती होती है। लगभग वहाँ की आबादी जो है वो लगभग 1 लाख है, यानी वहाँ की कुल पॉपुलेशन 1 लाख है।
असम सरकार द्वारा इसको जिला घोषित कर दिया गया है और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। असम के सादिया से लेकर धुबरी तक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। यानी ब्रह्मपुत्रा नदी जो है दोस्तों वो असम के सादिया से लेकर धुबरी तक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। घाटियां दो तरह की होती है, रैंप घाटी और भ्रंश घाटी, जिसमें नदियां प्रवाहित होती है। रैंप घाटी वो घाटी होती है जिसमें दोनों तरफ की जमीन उठ जाती है और बीच की जमीन ज्यों की त्यों रहती है, उसे रैंप घाटी कहते हैं। और भ्रंश घाटी वो घाटियां होती है जिसमें दोनों तरफ की जमीन ज्यों की त्यों रहती है और बीच की जमीन धंस जाती है। यानी दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि इसकी दोनों तरफ की जमीनें उठ जाती है और भ्रंश घाटी में बीच की जमीन धंस जाती है, तो उसे भ्रंश घाटी और इसे रैंप घाटी कहते हैं। तो असम के सादिया से लेकर धुबरी तक ये रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। यानी इसकी दोनों तरफ की जो जमीनें हैं वो उठ जाती है, तो इसे रैंप घाटी कहते हैं। इस घाटी के उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में शिलोंग का पठार है। इसके उत्तर में हिमालय है तथा यहाँ शिलोंग का पठार है। ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे में जो है वो कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे गुवाहाटी हो गया, तेजपुर हो गया और डिब्रूगढ़ हो गया। ये सब कुछ उन प्रमुख शहरों में है जो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बोगीबील ब्रिज, आइए दोस्तों, हमने आपको मैप में बताया था कि बोगीबील ब्रिज के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्योरी सेक्शन में, तो आइए और हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। बोगीबील ब्रिज जो है दोस्तों वो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर है, यानी लगभग 5 किलोमीटर है। 4.94 किलोमीटर है। असम के धेमाजी से लेकर डिब्रूगढ़ को ये जोड़ती है। ये बोगीबील ब्रिज जो है वो असम के धेमाजी से लेकर डिब्रूगढ़ को जोड़ती है। इसका जो निर्माण कार्य है वो 2002 से प्रारंभ हो गया था तथा 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन 2018 में किया गया था। ये भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। अब रेल सह सड़क पुल क्या होता है दोस्तों, जिसमें नीचे से रेल जाने की व्यवस्था हो और ऊपर से लोगों के चलने की व्यवस्था हो, तो उसे हम लोग रेल सह सड़क पुल कहते हैं। और दूसरा ब्रिज जो है जो कि लोहित नदी पर बनाया गया है वो है भूपेन हजारिया ब्रिज। तो लोहित नदी पर बनाया गया ब्रिज जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल है, जो अरुणाचल प्रदेश के ढोला से असम के सादिया तक को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इससे पहले जो है दोस्तों वो महात्मा गांधी ब्रिज था यहाँ बिहार में, वो सबसे लंबा सड़क पुल था, लेकिन अब उसको पीछे करते हुए भूपेन हजारिया ब्रिज जो है वो सबसे लंबा सड़क ब्रिज हो गया 9.15 किलोमीटर के साथ। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। इसका निर्माण कार्य जो है वो नवंबर 2010 से प्रारंभ हुआ था तथा 20 मई 2017 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। 20 मई 2017 को, ये इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिया ब्रिज का उद्घाटन कब हुआ था, तो 20 मई 2017 को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसकी सहायक नदियां में, आइए इसके कुछ सहायक नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी पूर्ववर्ती नदी सुबनसिरी नदी है। मैंने आपको पहले मैप सेक्शन में बताया था दोस्तों पूर्ववर्ती नदी क्या होती है। तो हिमालय के उत्थान से पहले से बहने वाली नदियों को हम लोग पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी नदी जो है वो भी ब्रह्मपुत्रा की तरह पूर्ववर्ती नदियां ही हैं। इसका उद्गम जो है वो तिब्बत के पठार से हुआ है और मुहाना असम के लखीमपुर के पास ब्रह्मपुत्र से ये आकर मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र है तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये दो देश तथा 3 जगहों से होकर गुजरती है। देश में जैसे तिब्बत हो गया, चीन दूसरा देश हो गया, और अरुणाचल प्रदेश तथा असम भारत में है। तो ये 2 देशों तथा 3 रीजन से होकर गुजरती है। अब आगे हम लोग जानते हैं तीस्ता नदी के बारे में। इसका उद्गम सिक्किम के पास जेमू ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद ये चेलामू झील में जाती है और चेलामू झील से ये नदी के रूप में बाहर निकलती है। इसका मुहाना जो है वो बांग्लादेश के रंगपुरी जिले में ब्रह्मपुत्रा से जाके मिलती है, जहां ब्रह्मपुत्रा को जमुना नाम से जाना जाता है। प्रवाह क्षेत्र भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से है। सहायक नदी, तीस्ता नदी की कुछ सहायक नदियों में हिमालयी नदी जो है, जो हिमालय से निकलती है, जिनका उद्गम हिमालय से होता है, वो रंगित है, रंगपो है, सिवोक है, रोंगपो है और रैंग है। और मैदानी नदी जो कि मैदानों से जिनका उद्गम होता है, उसमें लिसगिस और सालदंगा है। यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक विशाल गॉर्ज का निर्माण करती है। दोस्तों तीस्ता नदी जो है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक विशाल गॉर्ज का निर्माण ये भी करती है ब्रह्मपुत्रा नदी की तरफ। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं मानस नदी। मानस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदी है। ये भी पूर्ववर्ती नदी है दोस्तों, और ये इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। मुहाना असम के जोगी धोपा में ब्रह्मपुत्रा नदी से ये आकर मिल जाती है। असम में जोगी धोपा नाम की जगह है, वहां आके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र भारत के असम राज्य में ही सिर्फ ये प्रवाहित होती है और यह भूटान में बहने वाली प्रमुख नदी है। ये नदी जो है दोस्तों ये भूटान में बहने वाली मानस नदी भूटान की प्रमुख नदी है। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान इसके किनारे पर स्थित है। मैंने बताया था कि मानस नदी के किनारे मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसके किनारे पर स्थित है। और असम में दोस्तों एक और राष्ट्रीय उद्यान है
काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसी के लिए इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ, और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।